आइए शुरू करते हैं अध्याय 5 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप सभी को मालूम है सभी जीवधारी प्रजनन करते हैं। प्रजनन एक अनिवार्य गुण है। सभी जीवधारी अपने ही समान नए संतति या बच्चे पैदा करते हैं और नए जीवधारी जो है वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। इसीलिए इस पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी हुई है। अगर जीवधारी प्रजनन नहीं करें तो जीवन की निरंतरता समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो प्रजनन का होना जो है ना जीवधारियों में, यह एक प्रमुख लक्षण है। प्रजनन में प्रत्येक जो माता पिता या जनक जो होते हैं अपने ही समान नए गुण वाले नए संतति पैदा करते हैं। अपने ही समान गुणों वाले, अपने ही समान लक्षणों वाले नए संतति पैदा करते हैं। तो ये विभिन्न जो गुण हैं या लक्षण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाती है, विभिन्न जो अनुवंशिक जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, विभिन्नताएं जो होती है, वह माता पिता से उनके बच्चों तक गुण कैसे जाती है, इसकी प्रक्रिया को ही हम लोग अनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। ठीक है। विभिन्न जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वह माता पिता से बच्चों तक, जनकों से संतति तक कैसे जाती है। लक्षणों के एक वंश से दूसरे वंश तक जाने की प्रक्रिया को ही अनुवंशिकता या फिर वंशागति कहते हैं। ठीक है। अनुवंशिकता जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी, और वंशागति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। विभिन्न जो लक्षण हैं, गुण हैं, विभिन्नताएं हैं, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाती है, इस जाने की प्रक्रिया को ही वंशागति या अनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है हिप्पोक्रेट और अरस्तु ने ईसा पूर्व से इनका अध्ययन किया था और उन्होंने ये लक्षण जो है माता पिता से संतति तक कैसे जाता है इसको जानने का उन्होंने प्रयास किया था। वर्तमान में हम लोग अनुवंशिकता या वंशागति को एक विज्ञान की अलग शाखा के रूप में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स या अनुवंशिकी। जेनेटिक्स या अनुवंशिकी। जेनेटिक्स की परिभाषा है अनुवंशिकता तथा विभिन्नता के सम्मिलित अध्ययन को अनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अनुवंशिकता तथा विविधता के सम्मिलित अध्ययन को हम लोग अनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है। अनुवंशिकी के उद्देश्य, जेनेटिक्स का क्या उद्देश्य है, विभिन्न जो लक्षण हैं, मुख्य रूप से अनुवंशिक लक्षण जो है कैसे उत्पन्न होता है और ये लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाती है। मतलब विभिन्न जो अनुवंशिक गुण हैं, विभिन्नताएं जो रहती है माता पिता से बच्चों तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफर होता है, इसके जाने की विधि क्या है, इसको खोजना। और दूसरा है विभिन्न अनुवंशिक जो गुण होते हैं उनके मध्य क्या क्या अंतर क्रियाएं होती है और ये अंतर क्रियाएं कैसे होती है, इसको जानना। ठीक है। अगर हम लोग ये जान जाएंगे तो यह मानव जाति में बहुत सारा सुधार, परिवर्तन और विकास कर सकते हैं। ठीक है। तो अनुवंशिकी के क्या उद्देश्य हैं, विभिन्न जो लक्षण हैं, अनुवंशिक गुण जो होते हैं माता पिता से संतति तक कैसे जाती है, उनकी प्रक्रिया क्या है और उन लक्षणों में आपस में क्या क्या अंतर क्रिया होता है, इससे क्या कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं या नहीं। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं विभिन्नताएं या गुण या लक्षण। ये विभिन्नताएं या गुण या लक्षण जो है कितने प्रकार की होती है, आइए जानते हैं। एक ही जाति के विभिन्न जो सदस्य होते हैं उनमें कुछ कुछ जो लक्षण हैं, बाह्य आकार जो है, कार्यकी है, कोश की संरचना है, व्यवहार है, इनमें जो है बहुत सारी छोटी छोटी अंतर या विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में बाह्य आकारिकी, कार्यकी, कोश की संरचना, व्यवहारिकी और अन्य बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। इनको हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं
इसके कुल 4 प्रकार हैं। पहला है आनुवंशिक विभिन्नताएं। वे विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं, हेरिडेटरी वेरिएशन। ऐसे विभिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिक विभिन्नता। दूसरा है वातावरणीय विभिन्नता, एनवायरमेंटल वेरिएशन। वे विभिन्नताएं जो आनुवंशिक नहीं होती बल्कि वातावरण में अंतर की वजह से पैदा होता है, जैसे तापमान में अंतर, नमी में अंतर, प्रकाश में अंतर, भोजन की प्रकृति में अंतर। कल्पना कीजिए अगर कोई गर्म तापमान में रहता है तो उसका शरीर अलग हो जाता है, जो ठंडे वातावरण में रहता है उसका शरीर अलग हो जाता है। इसे वातावरण के जो प्रभाव से जो अंतर पैदा होता है इसको हम लोग बोलते हैं वातावरणीय विभिन्नता। अगर किसी जीवधारी को संतुलित भोजन मिलता है, सही समय पे भोजन मिलता है तो उसका शरीर अलग विकसित होता है। अगर किसी को कुपोषण होता है तो शरीर में कुछ अंतर आ जाता है। कुपोषण की वजह से शारीरिक संरचना में बदलाव आता है, इससे अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? वातावरणीय विभिन्नता। ठीक है, ये जो विभिन्नताएं होती है यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती। व्यक्ति के या जीव के मृत्यु के बाद वह विभिन्नता जो है वातावरणीय विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। ऐसे विभिन्नताओं को हम लोग कहते हैं उपार्जित विभिन्नताएं। उपार्जित यानी कि जो हासिल किया है, उपार्जित विभिन्नताएं। उपार्जित विभिन्नताएं, एक्वायर्ड वेरिएशन। अंग्रेजी में से हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन, उपार्जित विभिन्नताएं। जीवधारी की मृत्यु के बाद ये विभिन्नताएं जो है हस्तांतरित नहीं होती, समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं यानी कि शरीर की जो कायिक कोशिकाएं जो होती है इनमें जो विभिन्नताएं पैदा होती है, जो जीवन काल के दौरान विकसित होती है, इसको हम लोग कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, कायिक विभिन्नता जो वातावरणीय प्रभाव के कारण, अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण और जागरूकता प्रयास के कारण जो विभिन्नताएं पैदा होती है ना, उसको हम लोग कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। जागरूक प्रयास यानी कि आदमी सीखता है, जीवधारी सीखता है। जागरूक प्रयास के कारण ही जो है बौद्धिक क्षमता में विकास होता है और ये जीवधारी लगातार सीखते जाते हैं। मनुष्य जो है शिक्षा से, प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से अपने आप में बहुत सारे नए नए परिवर्तन विकसित करता है। यह सब कायिक विभिन्नताओं के उदाहरण हैं। ठीक है, चौथा है जर्मिनल विविधताएं, जर्मिनल वेरिएशंस। ऐसे वेरिएशंस जो है कोशिकाओं के अंदर विकसित होता है। ठीक है, और ये विभिन्नताएं जो है जर्मिनल जो विभिन्नता होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जाती है। इनको हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है जर्मिनल जो विविधताएं हैं इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो है सतत विभिन्नताएं और दूसरा है असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नता यानी कि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार ये चलती रहती है। जैसे मनुष्यों के शरीर की लंबाई है, ये सतत विभिन्नता के अंतर्गत आएगा। संख्यात्मक में इसके भी पुनः दो प्रकार होते हैं। एक तो है मात्रात्मक और दूसरा होता है संख्यात्मक। मात्रात्मक यानी कि जैसे कि लंबाई हो गया, उंगलियों की लंबाई है, दूध प्रदान करने की क्षमता है, आकार की लक्षण, ये सब मात्रात्मक कहलाएगा। और संख्यात्मक यानी कि जैसे कि केंचुए में शरीर के खंडों की संख्या, हाइड्रा में स्पर्शकों की संख्या, बाली में, धान की बाली में, गेहूं की बाली में दानों की संख्या, ये सब संख्यात्मक विभिन्नताएं कहलाएंगी। असतत विभिन्नता यानी कि जो कि लगातार नहीं रहता, मतलब कभी कभी बीच में यहाँ पे गैप होता है। ऐसी विभिन्नताएं जो उत्परिवर्तन से पैदा होती है और जो लगातार नहीं रहता,
इनमें कभी कभी जो है गैप पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं ये जो विभिन्नताएं जो पैदा होती है, ये लक्षण पैदा होते हैं, उनके विभिन्नताओं के कारण क्या है, ये विभिन्नताएं कैसे पैदा होती है, कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है। पहला है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इससे विभिन्नताएं पैदा होती है। दूसरा है जीन की संख्या में परिवर्तन। अगर गुणसूत्रों के अंदर मौजूद जीन्स जो होते हैं उनकी संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो लक्षण भी बदल जाते हैं, लक्षण बदलते हैं, यानी कि विभिन्नताएं पैदा होती है। तीसरा है जीन के विन्यास में परिवर्तन। अगर जो जीन्स जो होते हैं, गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स, उनकी संख्या या विन्यास बदल जाता है ना, उनका क्रम बदल जाता है, तो इससे भी नए लक्षण आते हैं। चौथा है लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय के द्वारा उत्परिवर्तन, अंतर। जब लैंगिक जनन होता है तो जो दो जीवधारी भाग लेते हैं, एक को हम लोग नर कहते हैं, दूसरे को क्या है मादा कहते हैं, तो नया जो संतति उत्पन्न होता है, इनमें क्या होता है आधे गुण पिता से और आधे गुण माता से आता है। तो हर बार जो है जब भी लैंगिक जनन होता है तो संतति में नए लक्षण आते हैं, नए विभिन्नताएं पैदा होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं विभिन्नता पैदा होने के ये 4 कारण हैं। ठीक है, आइए देखते हैं विभिन्नताओं का महत्व, विभिन्नताओं का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है। पहला है जीवों में अनुकूलन। विभिन्नताओं की वजह से ही जीवधारियों में अनुकूलन आता है और बदलते हुए वातावरण के अनुसार वह अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, ढाल लेता है। ठीक है, तो विभिन्नताएं की वजह से ही जीवों में अनुकूलन होता है और वह जीवधारी जो है बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, ढाल लेता है, तभी जीवन संभव हो पाया है। अगर अनुकूलन नहीं होगा तो जीवधारी जो है नष्ट हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। दूसरा है जीवों के अस्तित्व में सहायक। ये जो विभिन्नताएं जो है यह जीवधारियों के जिंदा रहने के लिए, उनके अस्तित्व के लिए यह भी आवश्यक होता है। तीसरा है नए लक्षण पैदा होना। विभिन्नताएं जो है इसकी वजह से ही नए लक्षण पैदा होते हैं। अगर नए नए लक्षण कैसे पैदा होंगे, अलग अलग विभिन्नताएं रहेगी तभी तो नए गुण, नए लक्षण आएंगे और विकास संभव हो पाएगा। चौथा है नई जाति की उत्पत्ति एवं विकास। नए जाति की उत्पत्ति कब होगा, जब नए नए विभिन्नताएं आएगी, नए नए विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, इनमें बदलाव होगा तभी तो विकास होगा। अगर ये विभिन्नताएं नहीं पैदा होगी तो विकास भी नहीं होगा। तो विकास के लिए, नए जाति की उत्पत्ति के लिए भी यह आवश्यक है। पांचवा है जीवों को विकासीय रूप में गतिशील रखने के लिए। जीवों का विकास तभी संभव है जब नए नए वेरिएशन, विभिन्नताएं जो है आती रहती है, तभी यह जीवन जो है गतिशील रहता है। विकासी जो स्वरूप है वह लगातार बदलते रहता है। नए नए जीवधारी पैदा होते रहते हैं और पुराने जीवधारी जो है, जो पृथ्वी के अनुकूलित नहीं हो पाता, वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं हो पाता, वह नष्ट हो जाते हैं। जैसे डायनासोर्स नष्ट हो रहे हैं, नए नए जीवधारी उत्पन्न हो रहे हैं। और छठवा है पहचान। विभिन्नताओं से ही जीवों की पहचान हो पाती है। अगर विभिन्नताएं नहीं रहेगी तो जीवों की पहचान करना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में आनुवंशिकता। लैंगिक प्रजनन, जिन जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है उनसे उत्पन्न संतान को हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में आनुवंशिकता। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग, इनमें माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन यानी कि दो जीवधारी भाग ले रहे हैं ना, तो आधे लक्षण पिता से आता है और आधे लक्षण माता से आता है। जो संतति उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। इसमें हमेशा नए गुण आते हैं, नए लक्षण आते हैं, ज्यादा अनुकूलित होता है। ठीक है, और जो अलैंगिक जनन करते हैं, ऐसे जीवधारी जो अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, उनसे उत्पन्न संतान को हम लोग कहते हैं रैमेट या फिर क्लोन कहते हैं। रैमेट या फिर क्लोन शब्द इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीवधारी होता है, एक ही जीवधारी होता है, एक ही जनक होता है, और इनमें जो संतान जो उत्पन्न होता है उसमें जनक के सारे गुण आते हैं, सेम टू सेम रहता है, ये अपने जनक के समान रहता है, यहाँ पे नए लक्षण नहीं आते। चूंकि ये अनुवंशिक रूप से समान रहते हैं इसलिए इन्हें कई बार क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन यानी कि ये जीवधारियों का ऐसा समूह है जो कि अनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, क्लोन यानी कि जो कि अनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जीवधारी को, संतति को हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जो जीवधारी हैं उसके संतति को हम लोग रैमेट या फिर क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन अपने जनक के समान होता है, अनुवंशिक दृष्टि से ये समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में संतति जो रहता है वह समान नहीं होती, उसमें नए लक्षण आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मेंडल एवं उनके प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं उनका जीवन परिचय। मेंडल एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवंशिकी पर सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने अनुवंशिकता के सिद्धांत बनाए। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के मराविया नामक स्थान के एक छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था और वे एक कृषक परिवार से संबंधित थे। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में अध्ययन के पश्चात जो है पादरी या उप प्राध्यापक बने। एक मोनेस्ट्री या मठ से वे जुड़ गए, जो मठ जो है वर्तमान में ब्रून में स्थित है। ये मेंडल जो है पादरी या उप प्राध्यापक कहाँ बने थे? ये ब्रून में बने थे, ब्रून के एक मठ में बने थे जो वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। मेंडल ने लगभग 14 वर्षों तक मटर के पौधों पर प्रयोग किया। मटर जिसे हम लोग, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने लगभग 14 वर्षों तक मटर के पौधों पर, पाइसम सटाइवम पर लगभग 10,000 प्रयोग किए और इन प्रयोगों का उन्होंने संख्यात्मक रिकॉर्ड रखा, विश्लेषण किया और इन विश्लेषणों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। ये जो पुस्तक, ये जो उनका अनुसंधान है वह 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून के द्वारा पादप संकरणों के प्रयोग नाम से प्रकाशित किया गया। मेंडल के जो 14 वर्षों तक किए गए जो प्रयोग हैं, 10,000 जो प्रयोग किए, उनके परिणामों को उन्होंने 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून, जो कि चेकोस्लोवाकिया में है, उसके द्वारा प्रकाशित किया गया पादप संकरणों के प्रयोग के नाम से। ठीक है, मेंडल के समस्त प्रयोग जो है, उनके जो निष्कर्ष हैं, उनको 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून के द्वारा पादप संकरणों के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। दुर्भाग्य से मेंडल के जो प्रयोग हैं उन पर उतना ही ध्यान उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं दिया, उनके सिद्धांत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि उनके जो शोध है, उसका जो निष्कर्ष है, वह एक छोटे से संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया और वे जो है एक बड़ी संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। और उसी समय जो है लगभग 1859 ईस्वी में डार्विन ने एक पुस्तक लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस समय विश्व के सारे जो वैज्ञानिक हैं, केवल डार्विन और वेलेस के सिद्धांत जो है ना, इस पर उनका ध्यान था। चारों तरफ केवल इसी सिद्धांत की चर्चा थी। डार्विन के द्वारा लिखित जो पुस्तक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो जब मेंडल के शोध प्रकाशित हुए, लगभग उसके जस्ट कुछ साल पहले ही डार्विन का पुस्तक प्रकाशित हुआ था और सारे विश्व में जो है वैज्ञानिकों के बीच में केवल
इसी सिद्धांत की चर्चा हो रही थी। डार्विन और वैलेस के जो सिद्धांत है ना, प्राकृतिक वर्णवाद जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, सारा विश्व जो है केवल इसी सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा था और मेंडल के सिद्धांत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मेंडल का सिद्धांत उस समय उनके जीवन काल में उतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन उनके जाने के बाद और भी कई अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल की जो खोज है, उसके निष्कर्ष जो है, नियम है, उन पर बहुत सारे और कई लोगों ने प्रयोग किया। उसके बाद जो है मेंडल को उसका श्रेय बाद में दिया। नाइट और गॉस ने भी 1824 ईस्वी में मटर पर ही प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने एक साथ जो है कई सारे लक्षणों को लिया था और उन्होंने संख्यात्मक विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पाए थे। कोलरूटर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी संकरण पर प्रयोग किया था। उन्होंने अपना प्रयोग जो है तंबाकू के पौधे पे किया था और कुछ आनुवंशिक कारणों से जो है इनका जो निष्कर्ष है जैसे मेंडल ने किया था वैसा नहीं आ पाया। मेंडल ने अपने समस्त जो प्रयोग है उसका उन्होंने विस्तृत रिकॉर्ड रखा और उन्होंने संख्यात्मक रूप से अच्छे से व्याख्या किया और सही निष्कर्ष तक पहुंचे। मेंडल कई मामलों में सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने जो प्रयोग किया वह उनका सही उन्होंने निष्कर्षण कर पाया और उनका जो निष्कर्ष है वो बहुत ही उस जमाने से, उस समय से बहुत ही आगे का सिद्धांत था। उस समय के वैज्ञानिक उनके सिद्धांतों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने पुनः खोज किया। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल कॉरेसन्स और इरविक वॉन शेरमॉक। इन्होंने मेंडल के जो खोज है इनको पुनः अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने पुनः वही निष्कर्ष निकाला जिस निष्कर्ष पर मेंडल पहुंचे थे। मेंडल के कार्यों के पुनर्खोज का जो श्रेय है इन्हीं 3 वैज्ञानिकों को जाता है, ह्यूगो डी व्रिज, कॉरेसन्स, कार्ल कॉरेसन्स और इरविक वॉन शेरमॉक। इन्होंने अपने विभिन्न प्रयोगों से वही निष्कर्ष निकाला जो मेंडल ने 1865 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बेटसन और पुनेट ने अपने विभिन्न प्रयोगों से यह साबित कर दिया कि लैंगिक प्रजनन करने वाले समस्त जंतु और पादप जो है मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। तो ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल कॉरेसन्स, इरविक वॉन शेरमॉक और ये जो 2 वैज्ञानिक हैं बेटसन और पुनेट, ये सभी 5 वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि मेंडल ने जो खोज किया था 1865 ईस्वी के पहले वो सही है। तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के खोजों को पुनर्खोज किया, पुनः स्थापित किया और इसलिए आनुवंशिकी के ऊपर किए गए विभिन्न प्रयोगों को आधार मान करके इनके खोजों का श्रेय जो है हम लोग मेंडल को देते हैं और हम उनके इस योगदान के लिए उसे हम लोग आनुवंशिकी के जनक मानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आइए देखते हैं संकरण हेतु मटर के पौधे के चयन का कारण। मटर के पौधे को ही आनुवंशिकी के प्रयोगों के लिए क्यों चयन किया गया, उसके पीछे ये मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि मटर का जो पौधा होता है, मटर का पौधा जिसे हम लोग बोलते हैं पाइसम सटाइवम, स्वीट मटर पी प्लांट जिसे हम लोग कहते हैं, यह 1 वर्षीय पादप है और इसका जीवन चक्र जो है छोटा होता है। अगर जीवन चक्र छोटा होगा तो हम लोग कम समय में बहुत सारे संकरण वाले प्रयोग कर पाएंगे। अगर जीवन चक्र बहुत लंबा होगा तो प्रयोग करने में बहुत अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो ये 1 वर्षीय पादप होना और छोटा जीवन चक्र होना जो है यह कम समय में अधिक प्रयोग करने के लिए आसान था। दूसरा है मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। चूंकि यह द्विलिंगी होता है इसलिए इनमें संकरण करवाना आसान था। तीसरा कारण है मटर के पौधे में पर परागण होता है और इसे मटर के पौधे में पर परागण करना आसान है। हम लोग आसानी से इसमें पर परागण करवा करके
संकरण करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विपर्यायी गुण या लक्षण। मटर के पौधे में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। अलग अलग लक्षण है कि गोल बीज, चिकना बीज, पीला बीज पत्र, हरा बीज पत्र, लाल फूल, सफ़ेद फूल, ऐसे कई विपर्यायी गुण हैं। तभी अलग अलग विपर्यायी गुणों के बीच में इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती है, तभी तो इनमें आपस में संकरण करवा के इनके गुणों का क्या क्या अंतर क्रिया होता है इसका अध्ययन करना आसान था। पांचवा है मटर के पौधे में स्वाभाविक रूप से जो है स्वपरागण होता है, इसलिए जो है इनमें जो है शुद्ध लक्षण जो बनाना है ना, शुद्ध हम लोग ट्रेट प्राप्त करना जो है आसान होता है। इनमें जो है समयुग्मजी जो है शुद्ध पीढ़ी या लक्षण वाले पौधे या बीज प्राप्त करना आसान है। छठवा है विपुंसन आसानी से कर सकते हैं हम लोग। मटर के पौधे में संकरण करवाने के लिए उनका विपंशन करवाना और कृत्रिम परागण करवाना ये जो है आसान है, इसलिए इसे चुना गया। सातवां कारण है F1 संतति, ऑफ स्प्रिंग जो संतति प्राप्त होती है ना, पहला जो संतति प्राप्त होती है, पहला पीढ़ी जो प्राप्त होता है, इनके पौधों को हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। अगर पहला जो संतति है अगर यह बांझ होता, स्टेराइल होता, तो यह संकरण के रिजल्ट प्राप्त करना मुश्किल होता। तो मटर के पौधे में जो नया संकरित जो बीज पैदा होता है ना, वह उर्वर होता है, आसानी से वह उग जाता है। तो ये अध्ययन के लिए ये आवश्यक था। तो ये 7 कारण हैं जिसकी वजह से मटर के पौधे का चयन आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए किया गया। आइए अब हम देखते हैं मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण। मटर के पौधे में निम्नलिखित 7 जो गुण हैं इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग पहला जो गुण है वह है बीजों की आकृति। एक का आकार गोल होता है, बीज का आकार जो है गोल, और दूसरा होता है झुर्रीदार। तो इसमें ये गोल जो है यह प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी लक्षण है। दूसरा गुण है बीज का रंग, प्रभावी लक्षण आता है पीला, अप्रभावी लक्षण आता है हरा। तीसरा लक्षण है फूल का रंग, इसमें प्रभावी जो गुण है वह है बैगनी या लाल, और अप्रभावी आता है सफेद। चौथा लक्षण है फली की आकृति, प्रभावी जो लक्षण है वह होता है फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण है सिकुड़ी हुई। पांचवा है फली का रंग है हरा, प्रभावी है, और अप्रभावी है पीला। छठवां गुण है पुष्प की स्थिति, अक्षी, यहाँ पे पुष्प अक्ष में लगा हुआ है, और अप्रभावी गुण है अंत्य, टर्मिनल। सातवां लक्षण है तने की लंबाई, ये लंबा प्रभावी गुण है, और बौना जो है अप्रभावी गुण है। तो इस प्रकार से ये जो 7 लक्षण हैं, इन 7 लक्षणों का अध्ययन किया गया। पहला है तने की ऊंचाई, लंबा या बौना, फूलों का रंग बैगनी या सफ़ेद, पुष्प की स्थिति अक्षी या अंत्य, फली का आकार फूला या सिकड़ा, फली का रंग हरा या पीला, बीज का आकार और गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा। इस प्रकार से इन 7 गुणों का ही अध्ययन किया गया।